नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम पिछली वीडियो जो 37 भारतीय साक्ष्य अधिनियम को हम पढ़ रहे थे उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि 37 भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो पहले सेक्शन 43 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी वो इस सब चैप्टर की बेसिक सेक्शन है और यही सेक्शन सारे के सारी बाकी बची हुई 4 सेक्शंस को एक्सप्लेन कर देगी। तो हमने इस सेक्शन का बेसिक समझ लिया था डिटेल में। अदरवाइज वो बेसिक वाली वीडियो नहीं देखेंगे आप तो ये जो इलस्ट्रेशंस हैं ए एंड बी इसी सेक्शन के, ये आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे, हमेशा आपको कंफ्यूज करते रहेंगे। इसलिए मेरी पहले आपसे रिक्वेस्ट कि आप लास्ट वीडियो को जरूर देख लीजिए। देखिए ये सेक्शन है सेक्शन नंबर 37 करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 43 इंडियन एविडेंस एक्ट। इसको पहले मैं ब्रीफली रिवाइज कर देता हूं, क्योंकि इसके आगे पढ़ाने का फायदा ही तब होगा जब आपको एटलीस्ट ब्रीफ तो पता हो। क्योंकि जो लोग पुराने हैं, जो ऑलरेडी वीडियो देख चुके हैं, उनको तो पता होगा, बट नए लोगों को नहीं पता चलेगा, उनके लिए फिर ये वीडियो किसी मायने नहीं रह जाएगी। एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि इस सब चैप्टर का नाम है जजमेंट्स कब रेलेवेंट होंगे। एक पहले सूट में पहले किसी केस में जजमेंट आ चुका है, वो जजमेंट रेलेवेंट कब होंगे, कब रेलेवेंट नहीं होंगे। तो जो जर्नल रूल है वो ये है कि एक केस में दिया गया जजमेंट, एक सूट में दिया गया जजमेंट दूसरे सूट में या दूसरे केस में रेलेवेंट नहीं होगा, सुसंगत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए ये सेक्शन कहती है जजमेंट्स और ऑर्डर और डिक्रीज, इनके बारे में सिंपल बोल दिया आर इररेलेवेंट, सीधे सीधे कह दिया है आर इररेलेवेंट। ये तीन बातें हैं, जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर्स, ये इररेलेवेंट होंगे। बट इसके इसके 5 एक्सेप्शंस दिए गए। 5 एक्सेप्शंस में एक तो ये बोला अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 34, 35 एंड 36। जजमेंट, ऑर्डर्स और डिक्री जो सेक्शन 34, 35 एंड 36 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखे गए हैं, उनको छोड़कर बाकी सारे जजमेंट इररिलेवेंट होंगे। कब होंगे इररिलेवेंट? आगे लिखा अनलेस इट मींस एक तरीके का एक्सेप्शन ये है और दूसरे तरीके का एक्सेप्शन ये है, जहां पर फिर जजमेंट रिलेवेंट भी हो जाएंगे। अनलेस का क्या लिखा है? The existence of such judgment, order or decree is a fact in issue or is relevant under some other provisions of this अधिनियम। अगर उस जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर की एग्जिस्टेंस, उसके अस्तित्व में होना अपने आप में एक विवादक तथ्य है या किसी दूसरी सेक्शन में सुसंगत है, तब भी वो जजमेंट रेलेवेंट हो जाएंगे। तो ये बात है जनरल बात की जजमेंट रेलेवेंट नहीं होंगे। उसके 5 एक्सेप्शन हैं, एक एक्सेप्शन 34 में, एक एक्सेप्शन 35 में और एक एक्सेप्शन 36 में, और 2 एक्सेप्शन ये रहे कि वो एक फैक्ट इन इशू हो उसका एग्जिस्टेंस या फिर किसी दूसरी सेक्शन में रेलेवेंट हो, तभी सुसंगत होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पीछे क्वेश्चन दिया था मैंने पिछली वीडियो में, उसका जवाब भी दूंगा और उसका जवाब जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, नए लोग को बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि जो ये सोचेंगे कि बहुत थोड़ा चेंज आया है और नए लोग में कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, वो काफी पीछे रह जाएंगे। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बार बार ये कहता आया हूं कि अगर आपने एक कॉमा चेंज कर दिया, एक वर्ड ऐड कर दिया, एक वर्ड हटा दिया प्रोविजन में से, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो अब आप ध्यान दीजिए, कहीं कहीं तो पूरा का पूरा प्रोविजन ही नया ऐड कर दिया है, तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो पीछे जो मैंने वीडियो में क्वेश्चन पूछा था वो सेक्शन 27 से रिलेटेड पूछा था, 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और जहां पर यह कहा गया था कि प्रीवियस जुडिशियल प्रोसीडिंग में एक एविडेंस दे दी गई थी, एक एविडेंस, साक्ष्य दे दिया गया था, और अब वो व्यक्ति अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है मतलब मर गया है, मिल नहीं रहा है, इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस हो गया है, या बहुत ज्यादा दूर बैठ गया है कि उसको बुलाने में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा,
या फिर केवल और केवल 27 के लिए पांचवी बात थी कि जो एडवर्स पार्टी है उसी ने आउट ऑफ वे रख दिया है, उसको वही नहीं आने दे रहा है कोर्ट तक। तो ऐसी सिचुएशन में जो पहला उसका प्रीवियस जुडिशियल प्रोसीडिंग में दी गई एविडेंस, वर्ड पे जोड़ दे रहा हूं, एविडेंस प्रीवियस जुडिशियल प्रोसीडिंग में दी गई थी, तो यही एविडेंस इन सिचुएशन में सबसीक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में एडमिसिबल हो जाएगी, रेलेवेंट हो जाएगी। उसके लिए तीन कंडीशंस वहां पर दी गई थी। कंडीशन नंबर 1 कि यहां पर जो सेकंड सबसीक्वेंट प्रोसीडिंग में जो पार्टीज हैं वो वही होनी चाहिए जो फर्स्ट प्रोसीडिंग में थी। दूसरा, फर्स्ट प्रोसीडिंग में जिस पार्टी के अगेंस्ट यहां सेकंड प्रोसीडिंग में इस विटनेस को या इस विटनेस की एविडेंस को लाया जा रहा है, उस एडवर्स पार्टी को यहां पहली प्रोसीडिंग में मौका था कि उस एडवर्स पार्टी ने ऐसे विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करने का राइट भी था और उसे अपॉर्चुनिटी भी मिली थी, दोनों बातें मिली। और इस जजमेंट, इस सूट के या इस केस के जो इशूज थे और इस केस के दूसरे केस के जो इशूज हैं सब्सटेंशियली सेम होने चाहिए, मुख्यतया वो सेम होने चाहिए, एग्जैक्ट ना हो बट सब्सटेंशियली सेम होने चाहिए। देन प्रीवियस सूट में, प्रीवियस जुडिशियल प्रोसीडिंग में अगर किसी विटनेस ने एविडेंस दी थी और वो अब मिल नहीं रहा है, अनअवेलेबल है, तो सबसीक्वेंट प्रोसीडिंग में इसकी एविडेंस यहां पर रेलेवेंट हो जाएगी और इसको प्रीवियस एविडेंस को यहां पर प्रूव किया जा सकता है। उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि दो या तीन A1, A2, A3 तीन लोगों का जॉइंट ट्रायल चल रहा है। ट्रायल शुरू ही हुआ था कि A1 एब्सकॉन्ड कर गया, अब वो ज्वाइन नहीं कर रहा ट्रायल को, भाग के आया वो। अब दो लोगों के अगेंस्ट ट्रायल चल रहा है। इस ट्रायल के दौरान W1, W2, W3 और W4 चार विटनेसेस को एग्जामिन किया गया। इनके विटनेसेस के एग्जामिन हो जाने के 1 साल 2 साल बाद A1 को पकड़ा गया, जो एब्सकॉन्ड कर गया था वो पकड़ा गया तो अब ट्रायल फेस करने के लिए आ गया। इस दौरान W3 एंड W4 जो विटनेस नंबर 3 और 4 थे, जो ऑलरेडी एग्जामिन हो चुके थे, वो मर गए हैं। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि इसी सूट में, इसी केस में मैं सब्सीक्वेंट प्रोसीड, दो पार्ट हैं उसमें सेक्शन 27 में, कि एक तो सब्सीक्वेंट प्रोसीडिंग थी या फिर सब्सीक्वेंट प्रोसीडिंग नहीं थी, तो इसी प्रोसीडिंग में एट लेटर स्टेज, इसी प्रोसीडिंग में दूसरी स्टेज पर, बाद की स्टेज पर रेलेवेंट बनाया जा सकता है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जब W2, W3 एंड W4 मर गए हैं, अब अवेलेबल नहीं है, बट इनकी एविडेंस इसी सूट में, इसी केस में पहले हो चुकी है A2 एंड A3 के सामने, बट A1 के सामने नहीं हुई थी। तो अब क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये अब अवेलेबल नहीं है, तो क्या A1 के लिए इन विटनेसेस की ऑलरेडी जो एविडेंस हो चुकी है, क्या वो A1 के लिए इसी सूट में लेटर ऑन स्टेज पर रेलेवेंट होगी? आपसे जवाब मांगा था, उम्मीद है आप लोगों ने जवाब दे दिया होगा। बट मैं यहां पर आपको क्यों बता रहा हूं ये वाली बात, क्योंकि देखिए अब लॉ में चेंज आया है। अब लॉ में चेंज आया है तो इसका इफेक्ट भी आएगा। अगर वो इफेक्ट आपने ठीक से नहीं समझा तो आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है और किसी के साथ इनजस्टिस हो सकता है। तो आपको उस इनजस्टिस से बचने के लिए नए लॉ को अच्छे से समझना है, और मैं आप लोगों के लिए यहाँ अच्छे से पूरी कोशिश करता हूं कि नए लॉ के अंदर जो चेंज आया तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। माने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स तो जब उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, जब उनके पास जाएगा मामला, तो उसमें तो टाइम लगेगा अभी। बट हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बनाकर हम पहले से ही अगर तैयार हो जाएंगे तो हम दूसरों से आगे होंगे। एक इंफॉर्मेशन दोस्तों कि इस चैनल पर वीडियो पब्लिश होने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसे आप देख लीजिए। अगर 24 घंटे के अंदर वीडियो नहीं देख पाए और फिर उसके बाद देखना चाहते हैं तो आपको चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आप वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे। तो मैं आपको इस सेक्शन 37 के बाद में इस इलस्ट्रेशन का, सॉरी इस एग्जाम्पल का आपको जवाब दूंगा, और बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है। और जवाब सिंपल नहीं है, सिचुएशंस रखूंगा और देन मैं आपको बताऊंगा कि इस सिचुएशन में क्या है और इस सिचुएशन में
क्या है। तो अब मैं लौट कर आता हूं सेक्शन 37, जो बेस है 5 सेक्शंस का, 34 से लेकर 38 तक बीएसए की, इन 5 सेक्शंस का बेस है 37, जहां पर बता दिया कि जजमेंट ऑर्डर डिक्री आर इररिलेवेंट, बट इसके 5 एक्सेप्शंस हैं। और इन 5 एक्सेप्शंस के पीछे का, सॉरी, इररिलेवेंट होने के पीछे की बैकग्राउंड क्या थी, प्रिंसिपल क्या था, वो मैंने 3 बातें आपको बताई थी। पहली बात कि किसी भी पर्सन पर अगर बाउंड करना है कोई जजमेंट, तो वो उस पर्सन के प्रेजेंस में ही विटनेसेस को ट्रायल उसके सामने चला हो, विटनेसेस को उसने सुना हो कि उन्होंने क्या डिपोज किया है, और उसको भी मौका मिला हो कि वो भी अपनी बात रख सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो जजमेंट ऑर्डर डिक्री जो उसकी एब्सेंट में हो गए, वो इस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। यही बातें कुछ ना कहीं मिलती जुलती हैं सेक्शन 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 33 इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ध्यान से सुनना है आपको। दूसरी बात कि यही एक्यूज या यही पार्टी जब इस जजमेंट को आप उसके अगेंस्ट चेक कर रहे हैं कि रेलेवेंट बनाए या ना बनाए, तो आपको चेक करना है कि क्या इस पार्टी के पास, जिसके अगेंस्ट इसे रेलेवेंट बनाना चाहते हैं, क्या इस पार्टी के पास पहले सूट में मौका था कि वो उसे क्रॉस एग्जामिन कर सके विटनेसेस को उस केस के। अगर नहीं था तो रेलेवेंट नहीं होगी, अगर था तो रेलेवेंट हो सकती है। तो दूसरी बात ये कि क्या उसने क्रॉस एग्जामिनेशन कर लिया था इस जजमेंट में, जो विटनेसेस हैं उनकी एविडेंसेस बढ़ी जा रही। और तीसरा पॉइंट ये था कि हर केस को उसके अपने सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट्स के आधार पर दिया जाता है जजमेंट किसी भी केस में। और कितने ही जजमेंट हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के, जिसमें यह कहा गया है कि हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं। तो हो सकता है कि इस केस में वही बात एविडेंस के रूप में मान ली गई हो, लेकिन दूसरे केस में वही बात एविडेंस के रूप में ना मानी जाए, क्योंकि उस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, तथ्य और परिस्थितियां बदल गई हैं। इन बातों को ध्यान में रखना है आपको। और फिर इस वीडियो में मैं आपको इलस्ट्रेशंस दिखाना चाहूंगा सेक्शन 37 के, क्योंकि इलस्ट्रेशन पढ़ने से आपकी क्लैरिटी थोड़ा और साफ हो जाएगी। यहां पर लिखा है ए एंड बी सेपरेटली सू सी फॉर अ लाइबल विच रिफ्लेक्ट्स अपॉन ईच ऑफ देम। यहां पर 2 सूट डाले गए हैं और 2 सूट अलग अलग डाले गए। एक सूट फाइल किया ए ने और दूसरा सूट फाइल किया बी ने, लेकिन दोनों ने एक ही कॉमन पर्सन के अगेंस्ट, सी के अगेंस्ट 2 सूट फाइल किए हैं। लाइबल मींस डिफामेशन के सूट हैं कि मानहानि कर दी है सी ने ए एंड बी की, दोनों की मानहानि कर दी है। ऐसा सूट ए ने और बी ने सी के अगेंस्ट डाल दिया। सी जो यहां पर डिफेंडेंट है, सी इन ईच केस सेज दैट the the matter alleged to be libelous is true। जब इसने अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया सी ने दोनों सूट में, तो दोनों में ये बोला कि जिस मैटर को ए और बी लाइबलस बता रहे हैं, डिफामेटरी बता रहे हैं, मानहानि वाला स्टेटमेंट बता रहे हैं, वो एक्चुअल में ट्रू है, सत्य है। और जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं मानहानि की, डिफामेशन की, तो वहां पर यह लिखा गया है कि अगर कोई स्टेटमेंट सत्य है तो वो फिर डिफामेशन का ग्राउंड नहीं बन सकता, मानहानि का ग्राउंड नहीं बन सकता। एग्जाम्पल के लिए कि अगर किसी पर्सन की जो असेट है, टोटल असेट, उसकी लायबिलिटी से कम रह गई है, तो ऐसे पर्सन को अगर इंसॉल्वेंट कह दिया है किसी ने, तो जो जिसको इंसॉल्वेंट बोला जा रहा है वो ये कह सकता है कि इसने मेरी मानहानि कर दी है समाज में। और वो व्यक्ति जिसने इंसॉल्वेंट बोला वो प्रूव कर देता है सामने कोर्ट में आकर कि जो मैंने बोला है वो सत्य है, ये इंसॉल्वेंट है, इसकी जो असेट है, इनकी लायबिलिटी जितनी भी है उससे कम रह गई है। तो जैसे ही ट्रू प्रूव कर दिया जाएगा, इट मींस अब वो स्टेटमेंट डिफामेटरी स्टेटमेंट नहीं है, लाइबलस नहीं।
तो सिमिलर बात यहां पर सी कहना चाहता है कि मैंने जो ए के लिए बोला, मैंने जो बी के लिए बोला, इट वाज ट्रू, ये सत्य था, एंड द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट इट इज प्रोबेबली ट्रू इन ईच केस। उसने कहा कि ये जो अकेला सेंटेंस है ये दोनों के मैटर में सत्य है, ए के मैटर में भी और बी के मैटर में। अब यहां पर ए ट्रायल चला, A obtains a decree against C for damages on the ground that C failed to make out his justification. दो सूट चल रहे थे, A वाला सपोज सूट नंबर 1, B वाला सपोज सूट नंबर 2। A इस सूट में सक्सेस हो गया और एक डिक्री C के अगेंस्ट प्राप्त कर ली, डिक्री फॉर डैमेजेस। इसने कंपनसेशन मांगा था C से कि मेरा डिफामेशन C ने किया है तो मुझे अब कंपनसेशन दिलाया जाए। तो कोर्ट ने इसके ए के फेवर में एक डिक्री कर दी। क्यों कर दी? कि सी ये प्रूव नहीं कर पाया, सी ये जस्टिफाई नहीं कर पाया कि जो इसने स्टेटमेंट दिया था वो ट्रू था, वो सत्य था। इस बात को प्रूव करने में वो फेल हो गया। अर्थात यहां एक सूट डिसाइड हुआ है, अभी दूसरा सूट डिसाइड नहीं हुआ है जो बी ने डाल रखा। और बी वाले सूट में भी बात यही थी कि जो स्टेटमेंट उसने बोला है वो लगभग सेम है और दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होता है और दोनों में सत्य है, सी ने ऐसा बोला था, बट एक जगह तो वो फेल हो गया इसको प्रूव करने में कि वो सत्य था स्टेटमेंट उसका। अर्थात कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो स्टेटमेंट ए के लिए दिया था सी ने वो झूठ था, और अगर झूठ था तो वही स्टेटमेंट बी वाले सूट में है, अर्थात बी को भी केस जीत जाना चाहिए। फिर तो बी ये कह सकता है कि देखिए जो स्टेटमेंट इसने ये दिया है जिसके लिए मैंने सूट डाला है सी के अगेंस्ट, यही स्टेटमेंट प्रूव हो चुका है ए के केस में कि ये झूठा था, इसलिए आप भी मेरे केस में भी यही मानते हुए कि वो झूठा है, अब इस केस को डिसाइड कर दीजिए, आगे मत चलाइए, ऐसा बी कहता है कोर्ट से। तो आप बताइए क्या ए और सी के बीच में जो ये सूट था, यहां पर जो डिक्री आई, ये डिक्री क्या बी और सी के बीच में जो सूट है यहां पर रेलेवेंट होगी? देखिए इलस्ट्रेशन कहता है द फैक्ट इज इररेलेवेंट बिटवीन बी एंड सी। कौन सा फैक्ट? कि ए को एक डिक्री मिल गई है सी के अगेंस्ट, ये वाला फैक्ट बी और सी के बीच में जो सूट है इसमें क्या होगा? इररेलेवेंट होगा। कौन सी सेक्शन कहती है ये बात? सेक्शन 37 ने बोला, सेक्शन 37 ने कहा जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर्स आर इररेलेवेंट। वो तो रेलेवेंट होंगे ही नहीं, तो उसी के लिए पहला इलस्ट्रेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब ये प्रूव हो गया है कि वो स्टेटमेंट झूठा था, और यही बात बी कह रहा है अपने सूट में कि हाँ इसका ये स्टेटमेंट झूठा है और डिफामेटरी स्टेटमेंट हो गया, तो फिर क्यों सत्य नहीं माना जा रहा, क्यों इसको यहां पर प्रूव नहीं किया जा रहा है? उसके लिए आपको वही बेसिक 3 बातें ध्यान रखनी। पहली बात कि इस वाले पहले सूट में पार्टीज कौन कौन है? ए एंड सी। दूसरे सूट में पार्टी है बी एंड सी। तो यहां पर जब ए कोई विटनेस लेकर आया तो सी के पास अपॉर्चुनिटी थी इसको क्रॉस एग्जामिन करने की, या मान लो स्वयं ए आया विटनेस के रूप में, तो इस सी के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो यहां पर ए को क्रॉस एग्जामिन कर सकता। लेकिन जब यही बात सी को दूसरे वाले सूट में लानी थी तो यहां पर विटनेस कौन है? अब बी है, या बी के द्वारा लाए गए विटनेस, जो हो सकता है कि यहां से अलग हो, पहले नंबर सूट से अलग हो। बट एक बात तो तय है ना कि ए जो है ये वाला विटनेस तो यहां पर दूसरे सूट में है ही नहीं, अर्थात जो सूट नंबर 1 में डिसीजन आया वो तो ऐसी एविडेंस पर आया जो इस सूट में विटनेस नहीं है। अब विटनेस नहीं है तो इस सूट में ए को क्रॉस एग्जामिन करने का सी के पास मौका ही नहीं, पार्टीज सेम नहीं है, इसलिए मौका नहीं है सी के पास कि इसका ये एग्जामिनेशन कर दे। और जब तक इस
जजमेंट में जो एविडेंसेस हैं जिनके आधार पर ये सूट नंबर 1 में जजमेंट दिया गया, इन एविडेंसेस और इन विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करने का राइट सी के पास जिस सूट में नहीं होगा, उस सूट में तो फिर ये रेलेवेंट नहीं होगा। तो क्यों नहीं आ रहा है ये रेलेवेंट, क्यों इररिलेवेंट बनाया जा रहा है? उन बेसिक बातों के आधार पर, जो बेसिक बातें कहीं ना कहीं सेक्शन 37 में ही रेलेवेंट होती हैं, अदरवाइज वो एक्सेप्शंस में ना हो 5 में। तो दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं। देखिए, ये इलस्ट्रेशन से मुझे पूरी उम्मीद है कि थोड़ी क्लैरिटी आप लोगों को जरूर आई होगी। इलस्ट्रेशन नंबर 2, A prosecutes B for stealing a cow from him। यहां पर A प्रोसिक्यूशन है, कंप्लेनेंट है, B कौन है यहां पर? यहां एक्यूज है B, और B के ऊपर आरोप है कि उसने A की गाय को चुराया है। ध्यान से सुनना है, B के ऊपर आरोप क्या है? कि उसने A की गाय को चुराया है। और ध्यान देना, मैं अभी बता देता हूं यहीं पर कि जब B ने A की गाय को चुरा लिया, तो अब इस चुराई हुई गाय को B ने बेच दिया C को, B ने बेच दिया C को। तो यहां पर कितने लोग इन्वॉल्व हो गए? A, B, C। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए आगे की बातें हम पढ़ेंगे। B इज कन्विक्टेड। अब ये जब केस चला B के अगेंस्ट चोरी का, तो यहां पर B को कन्विक्शन हो गई, और कन्विक्शन का मतलब ये प्रूव हो गया कि B ने एक ही गाय की चोरी की थी। ये प्रूव हो गया। कन्विक्शन तो तभी होगा ना जब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ, B ने एक ही गाय को चुराया था। अब ध्यान देना कि एक ऑफेंस होता है थेफ्ट का, और जिस प्रॉपर्टी पे थेफ्ट की गई है, अर्थात उस प्रॉपर्टी का पजेशन ले लिया गया है थेफ्ट से, तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसका पजेशन थेफ्ट से लिया गया है, ऐसी प्रॉपर्टी का क्या नाम दिया जाता है? स्टोलन प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है स्टोलन प्रॉपर्टी, चुराई हुई संपत्ति। और अगर कोई व्यक्ति ये जानते हुए कि ये प्रॉपर्टी चुराई हुई प्रॉपर्टी है, स्टोलन प्रॉपर्टी, और फिर भी उसको रिसीव कर लेता है, देन उस व्यक्ति ने भी ऑफेंस किया जिस व्यक्ति ने ये प्रॉपर्टी रिसीव की है। तो यहां इस एग्जांपल में मैंने क्या कहा था कि बी ने इस प्रॉपर्टी को बेच दिया, आगे गाय को बेच दिया, किसके लिए, किसको बेच दिया? सी को बेच दिया। अब यहां पर सी ने भी एक ऑफेंस कर दिया, रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी का। तो पहले केस में तो बी को सजा दिला दी ए ने। अब ए क्या करता है? एक और सूट लेकर आता है सी के अगेंस्ट। पढ़ते हैं आगे। अब बी कन्विक्ट हो गया। ए आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद ए सूज सी फॉर द काउ which B had sold to him before his conviction। अपनी सजा होने से पहले ही बी ने इस गाय को बेच दिया था सी को। अब इस सी के अगेंस्ट ये ए एक फिर से सूट लाता है। तो क्यों ला रहा है? वो कह रहा है कि देखिए यहां पर प्रूव हो गया है कि बी ने मेरी गाय को चोरी किया था। इट मींस ये स्टोलन प्रॉपर्टी थी, और उसी स्टोलन प्रॉपर्टी को सी ने रिसीव किया है, तो इसलिए मेरी गाय से दिलवाई जाए वापस, या फिर मुझे पैसे दिलवाए जाए मेरी गाय के कीमत के, सी से दिलवाए जाए। ऐसा सूट ए लाता है सी के अगेंस्ट, और इसी बात को ग्राउंड बनाता है, क्योंकि इस वाले केस में जो ए और बी के बीच में था, यहां पर प्रूव हो गया कि ये जो गाय थी ये मेरी थी और बी ने चोरी की थी, और अगला सूट है सी के अगेंस्ट कि ये सी ने रिसीव की थी। तो इस जजमेंट को यहां शो करता है ए, जो सी के अगेंस्ट डाला है। तो अब क्वेश्चन ये है कि वो जजमेंट जो ए और बी के बीच में कन्विक्शन के टाइम पे डिसीजन दिया कोर्ट ने, वो जजमेंट क्या इस केस में जो ए और सी के बीच फाइल किया जा रहा है, क्या यहां पर रिलेवेंट होगा? नहीं होगा। यही लिखा है, एज बिटवीन ए एंड सी
ए और सी के बीच में जो सूट है, द जजमेंट अगेंस्ट बी इज इररेलेवेंट, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, असंगत है, विसंगत है, उसको प्रूव नहीं किया जा सकता। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बात बड़ी अजीब सी हो गई। ये एक तरफ तो आप प्रूव कर रहे हैं कि हाँ, बी ने चोरी करी थी इसी गाय की, और ये भी प्रूव होता है कि हाँ, बी ने सी को बेचा है उसी गाय को। तो भाई ये जजमेंट तो यहाँ रेलेवेंट होना चाहिए। ये देखिए, आपको लग रहा है ऐसा कि वो होना चाहिए, लेकिन लगने मात्र से काम नहीं चलता है। हमें चेक करना है कि लॉ क्या कहता है। लॉ के लिए अगेन, कि अगर आप ए एंड सी के बीच में जो सूट है, आप सी को लायबल बनाना चाहते हैं, सी को बाउंड करना चाहते हैं अगर किसी जजमेंट से, तो ध्यान देना, उस जजमेंट में, जिस जजमेंट से आप बाउंड करना चाहते हो, वो जजमेंट जब आया तो सी क्या वहां पे पार्टी था? नहीं था। वहां तो पार्टी केवल ए एंड बी थे। दूसरी बात, क्या सी को मौका मिला था इस केस में जो विटनेसेस हैं इनको क्रॉस एग्जामिन करने का? सी के पास मौका ही नहीं था। अगली बात, कि यहां तो प्रूव करना था कि चोरी हुई है या नहीं हुई है, वो प्रूव हो गया। बट दूसरे केस में प्रूव करना है कि क्या इसने एक्चुअल में ये स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव की है सी ने। सर्कमस्टांसेस, फैक्ट्स चेंज हो गए। तो तीन बातें, कि जब सी इस सूट में पार्टी नहीं था तो इसके सामने एविडेंस नहीं हुई, ना ही इसमें ये पार्टी था, इसीलिए इसके पास मौका नहीं था कि विटनेस इसको क्रॉस एग्जामिनेशन करे। दूसरी बात, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस भी चेंज हो गए। इसीलिए जनरल रूल के आधार पर सेक्शन 37 कहती है कि ये जो जजमेंट है ए एंड बी के बीच का, ये जजमेंट ए एंड सी के बीच में जो सूट है उसमें रेलेवेंट नहीं होगा। अब आप, उम्मीद करता हूं कि दोनों इलस्ट्रेशन से आप बेसिक बात समझ गए होंगे कि सेक्शन 37 कहना क्या चाहती है। अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की। इसके अंदर 5 एक्सेप्शन है। 5 एक्सेप्शन में मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूं। 3 तो सेक्शन हो गई इससे पहले वाली, सेक्शन 34, 35 एंड 36, और दो एक्सेप्शंस इसी सेक्शन 37 के अंदर ही लिखे हैं, कि वो जजमेंट का एग्जिस्टेंस अपने आप में ही फैक्ट इन इशू हो, यानी उसी पे लड़ाई होनी है। फैक्ट इन इशू को मैंने कितनी बार बताया है आपको कि क्रिमिनल केस में अगर किसी ऑफेंस का एक ट्रायल चल रहा है तो उस ऑफेंस के जितने भी इंग्रेडिएंट होंगे, वो सभी इंग्रेडिएंट, एटलीस्ट वो इंग्रेडिएंट तो उस केस के फैक्ट इन इशू, विवादक तथ्य होंगे ही होंगे। और रेलेवेंट देखना है कि वो एग्जिस्टेंस ऑफ दिस जजमेंट इज रेलेवेंट और नॉट, तो आपको चेक करनी पड़ेगी सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 50। उसमें से बीच में ये जो पार्ट है सेक्शन 34 से लेकर 38 वाला, इसको आप निकाल दीजिए, 5 सेक्शन निकाल दो, तो टोटल 47 है, उनमें से 5 निकाल दिए, टोटल 42 सेक्शंस को आप चेक करके देखिए, क्या ये जजमेंट कहीं दूसरी जगह रेलेवेंट है क्या? अगर है तो फिर सेक्शन 37 कहती है कि वो वहीं रेलेवेंट हो जाए। अर्थात इसको दूसरे शब्दों में बोलें तो सेक्शन 37 ये कहती है कि अगर कोई जजमेंट किसी दूसरी सेक्शन में रेलेवेंट है तो मैं 37 भारतीय साक्ष्य अधिनियम उस सेक्शन में इफेक्ट नहीं डालूंगा। तो 5 एक्सेप्शन, सेक्शन 34 क्या कहती है? ये क्या एक्सेप्शन है? एक्चुअल में ये रेस जुडिकाटा है। आपने अगर उसमें सिविल में पढ़ा होगा तो रेस जुडिकाटा, रेस का मतलब होता है थिंग्स और जुडिकाटा का मतलब होता है एडजुडिकेटेड, डिसाइडेड, ऐसी बातें जो ऑलरेडी फाइनली डिसाइड कर दी गई हैं, तो उनके लिए बार बार सूट नहीं लाया जाएगा। एक बार डिसाइडेड, फाइनली डिसाइडेड। अब ऐसा नहीं है कि बार बार आप घुमा फिरा के उस पर सूट लाते रहेंगे। तो सेक्शन 37, जो सेक्शन 34 है, वो रेस जुडिकाटा की बात करती है और कहती है कि अगर एक मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, उसके लिए एक जजमेंट आ चुका है और वो जजमेंट ऐसा है, रेस जुडिकाटा में फॉल करता है, सेक्शन 11 होती है ये सीपीसी की,
और ये कहती है कि ये जजमेंट अगर कोर्ट को रोकती है किसी सूट का कॉग्निजेंस लेने से, उसका ट्रायल करने से, देन फिर ये जजमेंट रेलेवेंट हो जाएगी दूसरे केस में, क्योंकि उसका तो कॉग्निजेंस ही रोक देना है, उसका ट्रायल ही रोक देना है, आगे चलने ही नहीं देना। वो ये बात कहती है सेक्शन 34। डिटेल में बताऊंगा। सेक्शन 35 कहती है, दो तरीके के मैंने आपको जजमेंट बताए थे पिछली वीडियो में, जजमेंट इन रेम एंड जजमेंट इन पर्सोनम। जजमेंट इन पर्सोनम का मतलब कि वो ऐसा जजमेंट है केवल इंडिविजुअल को बाउंड करता है, लेकिन जजमेंट इन रेम का मतलब है कि वो पूरे वर्ल्ड को बाउंड करता है, चाहे वो पूरे वर्ल्ड पार्टी नहीं था उसमें, इवन देन पूरे वर्ल्ड को बाइंड करता है। तो जो सेक्शन 35 है ये बात करता है जजमेंट इन रेम वाली, और ये जो सेक्शन है 34, यहां पर जो जजमेंट आया था ये है जजमेंट इन पर्सोनम। प्राइवेट कोई व्यक्ति है, उसके अगेंस्ट ये जजमेंट आया है, लेकिन वो जजमेंट भी रेलेवेंट है। हालांकि जनरल रूल ये कहता है कि नहीं, जिस व्यक्ति के अगेंस्ट आया है केवल उसी तक बाइंड करेगा। ये सेक्शन 37 कहती है किसी दूसरे केस में, दूसरे सूट में रेलेवेंट नहीं होगा, बट सेक्शन 34 क्योंकि उसका एक्सेप्शन है, वो कहता है कि अगर दूसरे केस का सूट का ट्रायल और दूसरे के सूट का कॉग्निजेंस को ही अगर बार लगा देता है ये जजमेंट, तो फिर रेलेवेंट है। वो बार लगाने के लिए, कॉग्निजेंस को रोकने के लिए और ट्रायल को रोकने के लिए। तो ये तो हुआ प्राइवेट जजमेंट, और ये हुआ जजमेंट इन रेम। सेक्शन 35 में 4 कैटेगरी है, मैरिज से रिलेटेड, एडमिरलिटी से रिलेटेड, और प्रोबेट से रिलेटेड, और इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड अगर जजमेंट हैं। इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो ये ऐसे जजमेंट होते हैं कि ये जजमेंट अगर एक बार आ गए तो ये कहीं ना कहीं किसी पर्सन को, किसी थिंग को कोई एक लीगल करेक्टर दे देते हैं, या उसका लीगल करेक्टर छीन लेते हैं, रिमूव कर देते हैं। जैसे कि अगर ए एंड बी मैरिड है, अब इन्होंने डाइवोर्स लिया, कोर्ट ने एक डाइवोर्स पे अपना डिसीजन दे दिया इनकी डाइवोर्स पिटीशन पर। अब जैसे ही वो डिसीजन आया, अब इस डिसीजन ने इन दोनों का जो मैरिड का करेक्टर था उस करेक्टर को रिमूव कर दिया। अब ये मैरिड नहीं है, अब ये अनमैरिड हो गए। अब इसके बाद कहीं कोई फॉर्म भरेंगे, आप लोगों ने मैरिटल स्टेटस देखा होगा, उसमें पूछते हैं, तो अब क्या भरेंगे? अब उसमें ये अनमैरिड भरेंगे। दूसरा कि जब कोई दूसरी इन्हें शादी करनी होगी, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी दूसरी शादी करेंगे, तो इनका जो करेक्टर था पहले मैरिड होने का, अब वो करेक्टर रिमूव हो चुका है। तो वो जो जजमेंट था वो किसी दूसरे सूट में रेलेवेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो जजमेंट इन रेम है, वो हर जगह एप्लीकेबल होता है। तो ये जजमेंट इन रेम वाले जजमेंट कहां रेलेवेंट है? सेक्शन 35 में। और क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि वो जजमेंट इन रेम है, इसलिए सेक्शन 37 का एक्सेप्शन है। अगले सेक्शन 36 वो ये कहती है कि यहां जो जजमेंट है वो है तो जजमेंट इन पर्सोना वाला ही, दो पार्टीज के बीच में है, बट ये जजमेंट जिस पॉइंट पर आया, जिस फैक्ट पर आया, जो इसमें डिसीजन दिया गया, वो डिसीजन पब्लिक नेचर का है, लोक प्रकृति का जजमेंट है, क्योंकि वो पब्लिक नेचर के पॉइंट पर जजमेंट आया है, इसलिए वो दूसरों के लिए भी रेलेवेंट हो जाता है। इसलिए सेक्शन 30 को आपको, या सेक्शन 36 को आपको याद रखना है पब्लिक नेचर से, सेक्शन 34 को याद रखना है रेस जुडिकाटा से, सेक्शन 35 को जजमेंट इन रेम से, और सेक्शन 37 जनरल बात करती है कि इररेलेवेंट होंगे जजमेंट, बट एक्सेप्शन दे दिए 3 तो ये, और 2 अपने अंदर ही लिखे हैं, फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट वाले। तो अब मैं दिखाता हूं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या कहता है, और ये एक्सेप्शन से रिलेटेड है। अब आपको एक्सेप्शन समझ आ जाएंगे इससे। ए has obtained a decree for the possession of land against B. ए ने एक सूट डाला था बी के अगेंस्ट, और ये सूट में जब डिक्री आई, जब डिसीजन हुआ, तो ए यहां पर जीत गया, और जो पोजेशन चाहिए था इसको बी से, वो पोजेशन ए को मिल गया है, लैंड का कब्जा मिल गया है किसी जमीन का। लेकिन अब
जो सी है, एक देखिए नए आदमी की एंट्री हो गई। सूट किस किस के बीच में था? ए एंड बी। एक नए पर्सन की एंट्री हुई है सी। अब क्या सी यहां पर सूट में पार्टी है? नहीं है। पार्टी नहीं है तो जनरल रूल क्या कहता है सेक्शन 37 का, जो अभी मैंने दो इलस्ट्रेशन आप लोगों को ऊपर दिखाए। तो इन दोनों में से इस सी के साथ में अगर कोई भी सूट लाएगा तो इस वाले जजमेंट को यहां यूज नहीं कर सकता, क्योंकि सी तो पार्टी है ही नहीं, इररिलेवेंट होगा यहां का जजमेंट। लेकिन इररिलेवेंसी का एक्सेप्शन देखिए किस तरीके से क्रिएट होता है। नए पर्सन की एंट्री हुई है सी, बट सी है कौन? बी इज सन, बी का बेटा है, इसका बेटा है ये सी। यहां पर जीता कौन? ए। हारा कौन? बी। बी का बेटा है सी। थोड़ा सा अटेंशन, अगर ये रिलेशन भूल गए और क्या हुआ है ये आपके माइंड से मिस हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। सी करता क्या है? सी मर्डर्स ए। कौन जीता था? ए जीता था। हारा कौन? बी। बी के बेटे ने क्या किया? सी का सॉरी ए का मर्डर कर दिया। बी के बेटे ने, जो हारा था, हारने वाले के बेटे ने जीतने वाले का मर्डर कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उसको चिढ़ लग गई, उसके मन में ये ठान लिया कि मेरे पिताजी को इसने हराया कैसे, मैं इसको सबक सिखाऊंगा। इसलिए उस सी ने सबक सिखा दिया, ए को मार दिया, मर्डर कर दिया। अब सी के ऊपर मर्डर का केस चलेगा, और मर्डर के केस में रेलेवेंट फैक्ट होता है एक मोटिव। सेक्शन 6 में पढ़ा भारतीय साक्ष्य अधिनियम करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट, वहां पर हमने पढ़ा था कि मोटिव रेलेवेंट होता है। अगर मोटिव ने इन्फ्लुएंस किया है फैक्ट इन इशू को, जो फैक्ट इन इशू क्या है कि सी ने मर्डर किया है ए का, तो क्या इस मोटिव ने इन्फ्लुएंस किया था? इस मोटिव की वजह से मरा है क्या ए? इस बी के हारने की वजह से मरा है क्या ए? यस, बी के हारने की वजह से मरा है ए। तो यहां सी के पास एक मोटिव था, सी के पास एक मोटिव था, क्योंकि मेरे पिताजी को इसने हराया है इसलिए मैं मारूंगा। तो इस मोटिव को प्रूव करने के लिए जो फैक्ट इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हो इस मोटिव पर, ऐसे फैक्ट सेक्शन 6 कहती है कि रेलेवेंट होंगे। और सेक्शन 37 का जो पांचवा एक्सेप्शन है वो ये कहता है कि अगर ये जजमेंट, इस जजमेंट की एग्जिस्टेंस कहीं दूसरी सेक्शन में रेलेवेंट है तो फिर मैं उसे नहीं रोकूंगा रेलेवेंट करने से, फिर आप उसे रेलेवेंट बना लेना। तो यहां पर ए और बी के बीच में जो जजमेंट आया था, ये जजमेंट की एग्जिस्टेंस ये शो करती है कि हाँ सी के पास एक मोटिव था ए को मारने के लिए। तो यहां पर जो इस जजमेंट का एग्जिस्टेंस है वो सेक्शन 6 बीएसए में रिलेवेंट हो गया। इसलिए ये इलस्ट्रेशन कहता है द एग्जिस्टेंस ऑफ जजमेंट इज रेलेवेंट एज शोइंग द मोटिव फॉर अ क्राइम। इस क्राइम को करने के पीछे का मोटिव ये जजमेंट का अस्तित्व बताता है, दर्शाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि मोटिव को दर्शाता है तो ऐसे सभी फैक्ट जो मोटिव को दर्शा सकते हो वो रेलेवेंट होते हैं सेक्शन 6 में। इसलिए सेक्शन 37 का पांचवा एक्सेप्शन कहता है कि मैं उसमें रुकावट नहीं डालूंगा। तो इलस्ट्रेशन 3 ने समझाया एक्सेप्शन नंबर 5 को। अब एक और इलस्ट्रेशन में आपका दिखा, अभी ध्यान रखना कि मैं अभी उस एग्जाम्पल पर भी आऊंगा जो मैंने पूछा है, अभी आंसर नहीं बताया, और इतना टेक्निकल, इतना मजेदार उसका आंसर होगा, आप कहेंगे कि हाँ आनंद आ गया। देखिए अब लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर डी। ए इज चार्ज विद थेफ्ट एंड विद हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट, द प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलेवेंट एज ए फैक्ट इन इशू। देखिए जब सेक्शन 75 इंडियन पिनल कोड आप पढ़ते हैं तो एनहांस पनिशमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर
एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऑफेंस है और एक पर्सन ने प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक ऑफेंस कर दिया, तो थेफ्ट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस। जब किसी ने चोरी कर दी, एक बार उसको सजा। अब उसी व्यक्ति ने फिर से एक चोरी कर दी, तो क्या इसको एनहांस पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए? क्या इसको पनिशमेंट एक्स्ट्रा नहीं मिलनी चाहिए, ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति तो रुक ही नहीं रहा है। तो यहां पर यही कहा गया है कि ए इज चार्ज्ड विद थेफ्ट, ए के ऊपर चार्ज लगा था चोरी का, एंड विद हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट, पहले भी इसके ऊपर चोरी का चार्ज लगा था और वहां पर इसको कन्विक्शन हो गई थी। तो अब जो दूसरा चार्ज लगा है इसके ऊपर थेफ्ट का, उसमें जो पहली कन्विक्शन है, पहले केस का जो जजमेंट है, वो रिलेवेंट है एज ए फैक्ट इन इशू। क्यों? क्योंकि एनहांस पनिशमेंट देने, एनहांस पनिशमेंट के लिए भी चार्ज के टाइम पर ही उसके ऊपर चार्ज लगा दिया जाता था, क्योंकि पीछे आप प्रीवियसली कन्विक्ट हुए, इस बार आप फिर से ये ऑफेंस कर रहे हैं, तो आपको एनहांस पनिशमेंट मिलेगी। और एनहांस पनिशमेंट देने के लिए वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स क्या हुआ कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये पहले प्रीवियसली कभी कन्विक्ट हो चुका है। तो पहले केस में जहां कन्विक्शन हुई थी चोरी के ही केस में, वहां का जो जजमेंट एग्जिस्ट करता है, वो तो अब यहां अपने आप में फैक्ट इन इशू हो गया, विवादक तथ्य हो गया। और सेक्शन 37 कहती है कि जजमेंट की एग्जिस्टेंस अगर अपने आप में ही फैक्ट इन इशू है, तो मैं नहीं रोकूंगा उसको, उसे रेलेवेंट आप बना लेना, फिर मैं इररिलेवेंट नहीं बनाऊंगा। तो इलस्ट्रेशन डी फैक्ट इन इशू वाले पॉइंट से एक्सेप्शन को दर्शाता है। इलस्ट्रेशन ई देखिए, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, ए के ऊपर केस है, ए एक्यूज है, और क्या केस है इसके ऊपर कि इसने बी का मर्डर किया है। द फैक्ट दैट बी प्रोसिक्यूटेड ए फॉर लाइबल, ये एक फैक्ट है कि जिसका मर्डर हुआ है बी का, इसने एक केस डाला था ए के अगेंस्ट, बी ने एक केस डाला था ए के अगेंस्ट। वो क्या केस था? बी कह रहा था कि भाई ए ने मेरा डिफामेशन किया है, तो बी ने एक सूट डाल दिया ए के अगेंस्ट, एंड दैट ए वाज कन्विक्टेड, और इस डिफामेशन के सूट में ए को सजा हो गई। फाइनली जब ये बी ने सूट डाला था ए के अगेंस्ट, और जब ये डिसीजन हुआ तो बी जीत गया, ए हार गया, ए को सजा हो गई और बी जीत गया। तो यहां पर जो जजमेंट आया जिसमें ए को कन्विक्शन की गई, और अगले केस में ए के ऊपर चार्ज है कि उसने बी को मर्डर किया है, एंड द सेंटेंस इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 6 एज शोइंग द मोटिव फॉर द फैक्ट इन इशू। अगेन सिमिलर जो इलस्ट्रेशन सी था, कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता है कि बी के पास एक मोटिव था, क्योंकि इसने ए के पास मोटिव था बी को मारने के लिए। क्यों? क्योंकि ए को हराया था इस बी ने एक केस में, ए को सजा कराई थी बी ने एक केस में, तो कहता है ठीक है तुमने मुझे सजा कराई है तो मैं तुमको सबक सिखाऊंगा, इसलिए वो मोटिव था इसका। तो ये जो जजमेंट है इस केस का, डिफामेशन वाले केस का, ये इसकी एग्जिस्टेंस ये रिलेवेंट है सेक्शन 6 भारतीय साक्ष्य में। अगेन क्योंकि दूसरी किसी सेक्शन में रिलेवेंट है, तो फिर से सेक्शन 37 कहती है मैं तुमको नहीं रोकती, तुम इसको रिलेवेंट बना ले। तो ये सेक्शन 37 के 5 इलस्ट्रेशन, और मैं उम्मीद करता हूं कि सेक्शन 37 तो आपको अच्छे से समझ आ गई। अब मैं आपको लेकर चलता हूं सेक्शन 27 का, वो जो इलस्ट्रेशन मैंने आपको बताया था कि A1, A2 एंड A3 तीन एक्यूज पर्संस का ट्रायल चल रहा है, और इस ट्रायल में जैसे ही ट्रायल शुरू हुआ तो A1 एब्सकॉन्ड कर गया। अब A1 अवेलेबल नहीं है, ट्रायल केवल और केवल फेस किया A2 एंड A3 दो एक्यूज पर्संस। इस ट्रायल के दौरान W1, W2, W3 एंड W4 चार विटनेसेस को एग्जामिन किया गया। A2 एंड A3 ने इनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर लिया।
अब कुछ दिन के बाद ए को अरेस्ट किया गया और इस ट्रायल में फिर से शामिल कर लिया गया। अब A1 के अगेंस्ट भी ट्रायल शुरू हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि W3 एंड W4 मर चुके हैं, अब इनको एज ए विटनेस कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता। सेक्शन 26 एंड 27, यहां पर 27 एप्लीकेबल होगी, 26 एप्लीकेबल नहीं होगी। 26 एंड 27 का डिफरेंस अगर एक वर्ड से आपको देखना है तो सेक्शन 27 में स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कथन है, बयान है, लेकिन सेक्शन 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एविडेंस है, एविडेंस। स्टेटमेंट आउट ऑफ कोर्ट होता है, एविडेंस कोर्ट के सामने होती है। तो सेक्शन 27 में कोर्ट के सामने दी गई एविडेंस है, जबकि 26 में आउट ऑफ कोर्ट दिया गया कोई स्टेटमेंट है। तो W3 एंड W4 ने कोर्ट के सामने ही अपनी एविडेंस दी है जब A2 एंड A3 के खिलाफ दी। उसी स्टेटमेंट में, क्योंकि एक ही केस का ट्रायल चल रहा था, तो ए ने क्या किया, A1 ने क्या किया वो भी बताया, A2 ने क्या किया वो भी बताया, A3 ने क्या किया वो भी बताया, दोनों विटनेसेस ने, बट अब अवेलेबल नहीं है। तो सेक्शन 27 क्या कहती है? सेक्शन 27 कहती है कि अब इन दोनों के जो स्टेटमेंट हैं, जो कोर्ट के सामने दिए जो एविडेंस हैं, वो A1 के अगेंस्ट पढ़े जाएंगे या नहीं पढ़े जाएंगे लेटर ऑन स्टेज पर इसी केस में। क्वेश्चन है, लेटर ऑन स्टेज पर इसी केस में क्या ये रेलेवेंट होंगे ए के लिए? तो सेक्शन 27 में 3 कंडीशन लगी है दोस्तों। 3 कंडीशंस को आपको पहले चेक करना है, देन जवाब देना है कि वो रेलेवेंट होंगी या नहीं। कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन कि इस लेटर ऑन स्टेज पर या दूसरे सूट में ये पार्टी होना चाहिए ए। तो ए पार्टी तो था, A1 पार्टी तो था। दूसरी कंडीशन, पार्टी होने के साथ साथ ए के पास विटनेसेस को इसी इसी सूट के, इसी केस के विटनेसेस को प्रीवियस स्टेज पर जब इनकी एविडेंस रिकॉर्ड हुई, उस स्टेज पर ए का राइट था कि वो W3 और W4 को क्रॉस एग्जामिन कर सके। राइट था प्लस इसको अपॉर्चुनिटी भी थी। लेकिन आप चेक करिए कि जब W3 एंड W4 को एग्जामिन किया जा रहा था इसी केस में, तो क्या A1 प्रेजेंट था? A1 प्रेजेंट नहीं था। A1 प्रेजेंट नहीं था तो इसके पास राइट भी नहीं था कि ये W3 एंड W4 को क्रॉस एग्जामिन करे, एंड अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी, अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी। दोनों ही चीजें मिस हो गई, जबकि दोनों ही अवेलेबल होनी चाहिए, दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक भी नहीं पूरा होता है तो भी ये कंडीशन पूरी नहीं होती है, और ये कंडीशन जब तक पूरी नहीं होगी तब तक लेटर ऑन स्टेज पर भी ये एविडेंस जो W3 एंड W4 ने दी वो रेलेवेंट नहीं होगी। तो यहां इसको राइट भी नहीं था क्रॉस एग्जामिनेशन करने का, और अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं था। तो क्या W3 एंड W4 के जो एविडेंसेस हैं लेटर ऑन स्टेज पर इसी सूट में A1 के अगेंस्ट रेलेवेंट होंगे क्या? नहीं होंगे। तीसरी कंडीशन तो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 कंडीशंस में से एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो रेलेवेंट नहीं होगा। बट फिर भी पढ़ने के लिए हमें तीसरी का रिवीजन कर लेते हैं। तीसरी कंडीशन ये कहती है कि वो पहला सूट, सूट नंबर 1 और सूट नंबर 2, दोनों के जो इश्यूज हैं वो सब्सटेंशियली सेम होने चाहिए। बट यहां तो सेम ही केस है, जॉइंट ट्रायल है, तो यहां तो सेम ही हो गए फैक्ट एंड इशू, इसलिए तीसरी कंडीशन तो फुलफिल हो गई, सेटिस्फाई हो गई। बट सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई ना होने के कारण लेटर ऑन स्टेज पर इनकी एविडेंसेस इस मैटर में रिलेवेंट नहीं होगी। एक और बात, अभी मैंने आपको बताया कि एक्यूज के पास क्रॉस एग्जामिन करने का राइट भी हो एंड अपॉर्चुनिटी भी हो। अगर मान लो अपॉर्चुनिटी है बट राइट नहीं है,
या फिर राइट है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो भी ऐसी सिचुएशन में जो एविडेंस आई है वो एविडेंस भी रिलेवेंट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एक सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट में, सेक्शन 165, जो आज की डेट में सेक्शन होगी 168 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। एक बार देख लीजिए प्लीज और कमेंट करके बताइए कि कौन सी सेक्शन है करस्पॉन्डिंग सेक्शन जो 165 इंडियन एविडेंस एक्ट की है। और वो सेक्शन कोर्ट को पावर देती है, कोर्ट को ये कहती है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी भी स्टेज पर, ध्यान से सुनना है, किसी भी स्टेज पर किसी भी पार्टी से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है, चाहे वो क्वेश्चन रेलेवेंट है एंड चाहे वो इररेलेवेंट है। देखो कोर्ट की कितनी बड़ी पावर है। और इसलिए कभी कभी कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आपको केस के केवल रिलेवेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में तैयारी करनी है। बट मैं थोड़ा डिफरेंट कहता हूं दोस्तों कि इन रेलेवेंट फैक्ट्स के साथ में जो क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स हैं, चाहे वो इररेलेवेंट हैं, बट उनके बारे में भी आप पढ़कर जाइए, उनको भी आप तैयार करके जाइए। क्यों? क्योंकि कोर्ट के पास पावर है। आपने देख लिया कि वो रेलेवेंट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इररेलेवेंट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और आप ये नहीं कह सकते कि जी आप इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्योंकि लॉ ने पावर दी कि यस इररेलेवेंट है बट स्टिल आई हैव पावर टू आस्क दिस क्वेश्चन, यू आर बाउंड टू गिव आंसर। इफ यू डू नॉट गिव आंसर, ये आपके अगेंस्ट जाएगा। इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकती है कोर्ट कि मैंने कोई क्वेश्चन पूछा आपसे, आपके पास उसका जवाब नहीं था, इट मींस वो इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकती है आपके अगेंस्ट। अब मैं आता हूं कि यहां पर क्रॉस का एग्जामिनेशन चल रहा है, सपोज सॉरी चीफ एग्जामिनेशन चल रहा है एक विटनेस का। अब कोर्ट ने अपनी इस पावर का यूज करते हुए क्वेश्चन पूछ लिया उससे। अब कोर्ट ने एक जब क्वेश्चन पूछ लिया, उसका आंसर दे दिया। अब इस आंसर से जो अपोजिट पार्टी है, एडवर्स पार्टी है, उस पर अफेक्ट पड़ रहा है, तो अपोजिट पार्टी तो इस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहेगी। और क्योंकि वो अवेलेबल है यहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए, तो अपॉर्चुनिटी है उसके पास। बट प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जज द्वारा पूछे गए क्वेश्चन पर क्रॉस करने का राइट नहीं होता है एडवर्स पार्टी। तो यहां पर ये जो एविडेंस दी गई है इस क्वेश्चन के मामले में, ये एविडेंस इसी केस में लेटर ऑन स्टेज पर या दूसरे केस में जहां पर पार्टी सेम है, इशू सब्सटेंशियली सेम है, वहां पर ये रेलेवेंट क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पर एक्यूज के पास राइट नहीं था क्रॉस एग्जामिनेशन का। अपॉर्चुनिटी जरूर थी बट राइट नहीं था। तो राइट एंड अपॉर्चुनिटी दोनों होने चाहिए, तभी जाकर वो अपॉर्चुनिटी एक्यूज ने अवेल की हो या नहीं की हो, डिफरेंट मैटर, बट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तभी जाकर पहले मैटर की एविडेंस दूसरे मैटर में सुसंगत होगी, या इसी मैटर में पहली स्टेज पर दी गई एविडेंस दूसरी स्टेज पर, लेटर ऑन स्टेज पर रेलेवेंट होगी। अब यहां तो क्लियर हो गया कि यहां W3 एंड W4 ने जो अपनी स्टेटमेंट दी अर्लियर स्टेज पर, इन एब्सेंस ऑफ A1 इट इज नॉट रेलेवेंट at the later stage of the same proceeding against the accused A1. But अब नए लॉ में जब ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आया, तो मैं आपको एक सेक्शन दिखाना चाहता हूं दोस्तों, जहां पर नई सेक्शन ऐड की गई है, सेक्शन 356 एंड 356 कहती है कि अगर कोई एक्यूज एब्सेंट है तो एब्सेंसिया ट्रायल चल सकता है, उसका ट्रायल एब्सेंसिया चल सकता है। और एब्सेंसिया ट्रायल चल सकता है तो उसमें कुछ कंडीशंस लगा दी गई हैं कि ट्रायल को कैसा कैसा क्या क्या समझा जाएगा। एब्सेंसिया का मतलब है कि वो एक्यूज प्रेजेंट नहीं है, एंड प्रेजेंट नहीं है तो भैया ट्रायल चल रहा है उसके अगेंस्ट। इसका मतलब कि उसके अगेंस्ट एविडेंसेस
हो रही हैं। और देखिए वहां पर कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि अगर कोई पर्सन जॉइंट ट्रायल था या नहीं था कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर ये बोला है, उन्होंने बोला है चाहे वो जॉइंट ट्रायल है या नहीं है, अगर कोई एक्यूज एब्सकॉन्ड कर गया है और एब्सकॉन्ड करने के बाद उसको अपॉर्चुनिटी दी गई, उसके खिलाफ दो तो वारंट इशू किए गए कि उसे पकड़ कर लाया जाए, वो फिर भी नहीं मिला, फिर उसके लिए प्रोक्लेमेशन भी कराई गई, उसके घर वालों को, फ्रेंड को, और बताया गया कि उसके खिलाफ ऐसे ऐसे ट्रायल चल रहा है, लेकिन वो फिर भी नहीं आया। 90 डेज का टाइम कोर्ट ने लिया ट्रायल शुरू करने में, बट वो व्यक्ति लौट कर ट्रायल ज्वाइन करने के लिए नहीं आया। तो नई सेक्शन ऐड की गई है, सेक्शन 356, और वो कहती है कि अब उस जो व्यक्ति नहीं आ रहा है उसको चाहे तो उसका एडवोकेट रिप्रेजेंट कर सकता है, और अगर कोई उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसका कोई एडवोकेट नहीं है तो उसके लिए एक गवर्नमेंट का एडवोकेट दिया जाएगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। और जब एक एडवोकेट है रिप्रेजेंट करने के लिए, बेशक वो एक्यूज एब्सकॉन्ड कर गया है, तो क्या आप इस कंडीशन को कि उसके पास राइट है विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करने का, या उसके पास अपॉर्चुनिटी है, दोनों क्वेश्चंस का जवाब आता है यस, राइट भी है एंड अपॉर्चुनिटी भी है। तो अब नए लॉ में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 356 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दोनों अब कहीं ना कहीं एक दूसरे को हिट करेंगे। सेक्शन 356 कहेगी कि भैया वो रेलेवेंट होगा, और सेक्शन 27 कहेगी कि नहीं वो रेलेवेंट नहीं होगा। सेक्शन 356 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मैं जल्दी से थोड़ा सा इसको बताऊंगा क्योंकि आज मैं इस सेक्शन को नहीं पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा रेलेवेंट पोर्शन आपको बताऊंगा। Not withstanding anything contained in this संहिता or in any other law for the time being in force। अर्थात इन्होंने कह दिया कि कहीं दूसरे लॉ में भी अगर कुछ भी लिखा है तो वो असर नहीं डालेगा कब, when a person declared as proclaimed offender whether or not jointly tried, चाहे वो व्यक्ति जॉइंट ट्रायल चल रहा था या नहीं चल रहा था, बट एब्सकॉन्ड कर गया है, डिक्लेयर हो गया है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, हैज एब्सकॉन्डेड टू इवेड द ट्रायल, ट्रायल को इवेड करने के लिए भाग गया है, देयर इज नो इमीडिएट प्रोस्पेक्ट ऑफ अरेस्टिंग हिम, और जल्दी में उसके अरेस्ट होने की संभावना भी नहीं है, इट शैल बी डीम्ड टू ऑपरेट एज वेवर ऑफ द राइट ऑफ सच पर्सन टू बी प्रेजेंट एंड ट्राइड इन पर्सन। अब नए लॉ ने ये कहा कि उसका जो राइट था पहले कि मुझे इन पर्सन ट्रायल किया जाएगा, जब तक मेरी प्रेजेंस नहीं होगी तो मुझे ट्राई नहीं किया जाएगा, ऐसे राइट का वेवर कर चुका है वो व्यक्ति, उसने अपने ऐसे राइट को छोड़ दिया है, ऐसा माना जाएगा। डीम्ड टू ऑपरेट अर्थात उसने अपने राइट छोड़ दिया है, इसका मतलब उसके पास जो राइट था प्रेजेंट होने का, उसने अपॉर्चुनिटी है उसके पास, बट उसने वेवर कर दिया है, ऐसा माना जाएगा। एंड द कोर्ट सेल फाउंड है कोर्ट, द कोर्ट सेल आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग, राइटिंग लिखेगी, राइटिंग में रीजंस लिखेगी, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस प्रोसीड विद द ट्रायल, यानी कोर्ट सेल प्रोसीड विद द ट्रायल इन लाइक मैनर एंड विद द लाइक इफेक्ट as if he was present under this संहिता and pronounced the judgment। कोर्ट ट्रायल को प्रोसीड करेगी और ये मानते हुए प्रोसीड करेगी कि वो व्यक्ति जो भाग चुका है वो प्रेजेंट है और उसी की प्रेजेंस में सब कुछ हो रहा है, ऐसा मानते हुए ट्रायल प्रोसीड करेंगे, ऐसा मानते हुए जजमेंट देगी कोर्ट। तो अब आप ध्यान देना उस एग्जाम्पल को, जो पुराने लॉ के आधार पर बिना सेक्शन 356 के मैंने डिसीजन बताया कि वो रेलेवेंट नहीं थी W3 और W4 की जो एविडेंस थी, बट यहां देखिए क्या होता जा रहा है। और वो क्यों रेलेवेंट नहीं थी, क्योंकि राइट नहीं था और अपॉर्चुनिटी नहीं थी उसको, वो राइट तो वेवर हो गया,
और माना जा रहा है कि वो प्रेजेंट है, इट मींस उसके पास अपॉर्चुनिटी भी है। अब नेक्स्ट बात देखिए, प्रोवाइडेड दैट, हाँ बस इतना कहा है कि कोर्ट ऐसा जो ट्रायल शुरू करेंगे उसके लिए 90 डेज का टाइम गुजर जाने के बाद शुरू करेंगे। कब? चार्जेस फ्रेम होने के बाद 90 डेज। द कोर्ट शैल एंश्योर दैट द फॉलोइंग प्रोसीजर हैव बीन कंप्लाइड बिफोर द प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 1। हाँ, कुछ अपॉर्चुनिटी देंगे उसको इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कि कल को ये ना कह सके जी मुझे तो बताया ही नहीं गया था। तो यहां पर बहुत सारे प्रोसीजर बताए, 1 2 3 4, कि भाई आप इस तरीके से उसको पूरी कोशिश करेंगे इन्फॉर्म करने की कि आपके खिलाफ ट्रायल चल रहा है, आप कोर्ट में आइए और ट्रायल को फेस करिए। बट वो फिर भी नहीं आया। तो सबसेक्शन 3 देखिए क्या कहती है, वेयर द प्रोक्लेमेशन वेयर द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनी एडवोकेट। अब वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, कोर्ट में आ ही नहीं रहा है, तो उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा भाई? वो कोर्ट में क्यों भेजेगा? बट अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है, पहले नहीं भेजता था वो। अगर वो अब एब्सकॉन्ड कर रहा है, इंटेंशनली एब्सकॉन्ड कर रहा है, तो वो अपने एडवोकेट को भेज सकता है। वो एक तरीके से रास्ता खोल दिया है कि एडवोकेट जाए और मुझे डिफेंड कर ले। पहले अक्यूज के एग्जम्पशन की एप्लीकेशन लगानी होती थी और कोर्ट उसको कभी कभी कहते नहीं मैं तो प्रेजेंस को एग्जम्प्ट करता नहीं, तो अक्यूज को हर समय प्रेजेंट रहना पड़ेगा, एडवोकेट तो रहेगा ही। लेकिन यहां से एक नया रास्ता ये भी खुल गया कि एब्सकॉन्ड कर जाए अक्यूज और अपने एडवोकेट को कह दे कि यस आप मुझे डिफेंड करते रहो, आप डिसीजन ले लेना, जो भी डिसीजन होगा मैं बाउंड हूं उसके लिए, मैं नहीं कहूंगा कि मेरी प्रेजेंस में नहीं आया। तो एक नया रास्ता खुल रहा है। देखिए, मिसयूज भी हो सकता है लॉ का, बट इंटेंशन कुछ और है यहां पर। तो कहा गया कि अगर उसको कोई उसका एडवोकेट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो ही शैल बी प्रोवाइडेड विद एन एडवोकेट फॉर हिज डिफेंस एट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट। अगर उसका कोई प्राइवेट एडवोकेट नहीं है तो उसको सरकारी वकील दिया जाएगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। इट मींस रिप्रेजेंट हो रहा है ऐसे ही जैसे कि प्रेजेंट है। इट मींस उसके पास राइट भी है, अब अपॉर्चुनिटी भी है क्रॉस एग्जामिनेशन की। अब वो ये नहीं कह पाएगा कि W3 एंड W4 की जो एविडेंस थी वो मेरी प्रेजेंस में नहीं थी, मुझे राइट नहीं था, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इसलिए आप इनकी एविडेंस को मेरे अगेंस्ट नहीं पढ़ पाएंगे। अगली कंडीशन, where the court competent to try the case or commit for trial has examined any witness for prosecution and recorded their depositions। तो कहती इंक्वायरी में या ट्रायल में जब कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को बुलाया और उनकी एविडेंस रिकॉर्ड कर ली, सच डिपोजिशन शैल बी गिवन इन एविडेंस अगेंस्ट सच प्रोक्लेमेशन ऑफेंडर ऑन द इंक्वायरी इनटू और इन द ट्रायल फॉर द ऑफेंस विद व्हिच ही इज चार्ज। क्लियर लिख दिया, सेक्शन 27 के अगेंस्ट जा रही है ये सेक्शन। वहां पर मना किया गया था कि अगर ट्रायल सेम पार्टी नहीं है, सॉरी ये तो सेम स्टेज पर, सॉरी लेटर ऑन स्टेज की बात हो रही है, वहां कहा था राइट नहीं है, क्रॉस एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो वाली एविडेंस अगली स्टेज पर रेलेवेंट नहीं होगी। बट क्लियर कट कह दिया यहाँ पर सबसेक्शन 4 ने कि अब ऐसी एविडेंस जो यहाँ रिकॉर्ड हो रही है इन एब्सेंसिया, वो एविडेंस रेलेवेंट होगी, वो पढ़ी जाएगी उसके अगेंस्ट। एक प्रोवाइजो और, प्रोवाइडेड दैट if the proclaimed offender is arrested and produced or appears before the court during such trial, the court may in the interest of justice, अगर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट को एक विंडो दी जा रही है, in the interest of justice allow him to examine any evidence। अब यहां पर ये any evidence और examine, ये दो वर्ड पर थोड़ा कंसंट्रेट करना मैं भी करूंगा, मुझे अभी थोड़ा सा कुछ डाउट लग रहा है कि ये क्यों वर्ड यूज हुए हैं। which may have been taken in the absence, in his absence, यानी जो एविडेंसेस उसकी एब्सेंस में हो चुकी हैं उनको एग्जामिनेशन करने के लिए, उन एविडेंसेस को एग्जामिनेशन करने के लिए, नॉट विटनेस, विटनेस वर्ड यूज नहीं हुआ कि विटनेसेस को एग्जामिन करने के लिए अलाउ कर सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, नो, एविडेंस, एविडेंस मींस ऑलरेडी रिकॉर्डेड, उसको एग्जामिन करने को अलाउ कर सकते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस अगर कोर्ट को लगता है ठीक तो। अब नई सेक्शन को ध्यान में रखते हुए 356 बीएनएसएस को ध्यान में रखते हुए उस क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा दोस्तों, जो मैंने पीछे डिस्कस किया A1 के लिए W3 और W4 का स्टेटमेंट। अब जवाब आएगा यस, वो W3 एंड W4 के जो
स्टेटमेंट हैं वो रेलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि यहां पर विटनेस वर्ड यूज नहीं हुआ, यहां पर एविडेंस वर्ड यूज हुआ कि ये एविडेंस अगेंस्ट सच प्रोक्लेम्ड ऑफेंसर पढ़ी जाएंगी भैया। अब एक और नई प्रॉब्लम आ जाएगी। एक नई प्रॉब्लम क्या मुझे दिखाई दे रही है, आप अपनी ओपिनियन शेयर करिएगा। जब तक जहां तक मुझे लगता है कि वो शायद प्रॉब्लम खड़ी होगी फ्यूचर में, देखते हैं क्या इंटरप्रिटेशंस आती है। यहां पर लिखा गया है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस संहिता और नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ये कहते हैं कि किसी दूसरे लॉ में भी अगर कुछ भी लिखा है तो वो असर नहीं डालेगा इस सेक्शन, लेकिन इसी सेक्शन की सेक्शन नंबर इसी बीएनएसएस की सेक्शन नंबर आप 4 पढ़िए। वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि अगर कोई प्रोसीजर स्पेशल लॉ में लिखा हुआ है, इट मींस यहां लिखा हुआ है अदर लॉ में, वही प्रिवेल करेगा सीआरपीसी पर। अब वहां पर यह कहा गया कि स्पेशल लॉ में लिखा हुआ प्रोविजन प्रिवेल करेगा और इस सेक्शन में यह कहता है कि यहां सीआरपीसी में लिखा गया प्रोविजन प्रिवेल करेगा। तो कौन सा प्रोविजन प्रिवेल करेगा भैया? सेक्शन 3 को माना जाएगा या सेक्शन 356 को माना जाएगा? अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि आप अपना कॉमन सेंस अप्लाई करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है। इस पर फिर फर्दर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि सेक्शन 37 भारतीय साक्ष्य अधिनियम और ब्रीफ सेक्शन 34, 35 एंड 36 आपको समझ आ गया होगा। अब डिटेल में मैं सेक्शन 34 एंड 35, 36 को एक बार आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमारी आदत है कि वहां पर जितने भी वर्ड्स यूज हुए उनका मीनिंग जाने बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।